बाबा राम रहीम एबे जेल रे रहिछंती 20 वर्ष सजा काटुछंती से किंतु वर्तमान अधिक चर्चा रे रहिछंती तांकर तथाकथित पोष्य कन्या हनीप्रीत। तेबे हनीप्रीत को पूर्वतन स्वामी विश्वास गुप्ता वर्तमान सांबादिक सम्मेलन करुछंती। कोन कहउछंती सांबादिक सम्मेलन से आसंतो देखिबा तार सीधा प्रसारण। मेरा सिस्टम खराब हो गया ना, मैं किसी को कहने जोग्य था कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई विश्वास भी नहीं करता था और मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो चलो ये सारा 2011 तक ये चैप्टर मैंने 1.5 साल वहां सहा, खून की घूंट पी। 11 तक, हाँ जी। और 2011 में एक दिन मैं बाबा की गुफा में ही था, मई में। वो मैंने अपनी हाई कोर्ट की पिटीशन में दी है, जो पहले भी दी है और आज भी बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। तो बाबा की गुफा में रहता, तो बाबा और मेरा कमरा साथ साथ था, तो नींद तो मुझे वैसे ही नहीं आती थी, बेचैन में रहता था। जैसे मैं बाहर आया, मैं पानी पीने के लिए बाहर आया, तो जब आदमी को क्यूरियोसिटी भी है, बेचैन भी है, परेशान भी है, वो क्या करेगा। तो मुझे थोड़ी सी हल्की सी आवाज सुनाई दी वहां पे कि कुछ गड़बड़ है। तो मैं बाबा के कमरे के साथ जैसे ऐसे हुआ, तो दरवाजा पता नहीं भगवान ने मेरी आंख पूरी 100% खोलनी थी, क्या था वो तो भगवान जाने। वो दरवाजा खुल गया और दरवाजा खुला तो अंदर सारा सब कुछ चल रहा था। वो न्यूड थे, सेक्स कर रहे थे। बाकी वह मेरी एक उस टाइम मैंने जब कहा, उस टाइम तो मेरी वाइफ थी, चलो आज तो वाइफ नहीं है, मेरा डिवोर्स हो गया, पर मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के बताना पड़ा, ये बहुत जरूरी था। नहीं तो आज बहुत मुश्किल है अपनी वाइफ के बारे में या कहना। मेरी भी तो इज्जत, मैं भी तो एक खानदानी आदमी हूँ, मेरे साथ बहुत मुश्किल है। आज दुनिया के लिए तो मैं मजाक बन जाऊंगा, या मीडिया के लिए, या एक सारा सिस्टम है, वो कहेंगे क्या बोल रहा है, लोग मेरा वो भी करेंगे, हो सकता है मैं यहाँ से निकल भी ना पाऊँ। ठीक है सर। तो जब हुआ ये 2011 में हुआ, तो बाबा ने भी देख लिया, उसने भी मुझे धमकी दे दी कि अगर तूने अपने जाके पेरेंट्स को या किसी को ये वाकया बताया तो ना तो तेरे खानदान को छोड़ेंगे और तुझे तो छोड़ना ही क्या है, देख ले तूने क्या करना है, ये तेरे पे ऑप्शन है विश्वास। हाँ, पर्सनली बाबा ने मुझे कह दिया उसी टाइम। बाबा और हनीप्रीत थी और कोई होता ही नहीं था वहां पर। मैं बताऊंगा, वो तो आगे है चैप्टर माफी। आप इतनी जल्दी अगर कहेंगे कि रामायण में पूरी कर दूंगा, मैं कर नहीं सकता। जो भी है ये, अगर आप मेरे को कहोगे माफी को, तो बहुत 2014 की बात है। मैं बताता हूँ सर, आपको बताता हूँ। अभी आप चलने बोलने तो दीजिए मुझे, आज हकीकत मुझे बोलने दो। अगर नहीं बोलना तो आपकी मर्जी है, मैं क्विट कर जाऊंगा यहाँ से। मैं बड़ी मुश्किल से 25 दिन में अपना मन बना के, अपनी जान हथेली पे लेकर तैयार होकर बड़ी मुश्किल से आया हूँ, तो मुझे बोलने दिया जाए। हाँ, कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ, मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हाँ। तो क्या था, जब उन्होंने धमकी दे दी, मैं अपने घर चला गया। मैंने अपने फादर को कहा, भाई ये सिस्टम है और ये हुआ, मैंने आंखों से देखा, अब तो मानना चाहिए। तो उन्होंने माना, और साथ ही साथ 1 या 2 दिन में डेरे के जो पर्सनल सिक्योरिटी के गनमैन थे, डेरे के स्कूल के बच्चे भर्ती कर रखे थे डेरे ने, लंबे लंबे कद के भर लिए, उनको वर्दी बना दी कॉफी कलर की, उनको असले दे दिए हाथ में खड़े रहने के लिए। उनमें से जो हमारे लगाए बच्चे थे, क्योंकि शुरू से मैं वहां रहा डेरे से, बचपन में सब मेरे साथ, मेरा प्यार था सबके साथ, सबका लगाव था। तो वो 2 बच्चे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा आज, वो मेरे फादर के पास आ गए कि हमारे को ऑर्डर मिल गए हैं कि इनको जीजाजी को खत्म करना है। हाँ, मारने का ऑर्डर दे दिया है, पर हमारा दिल नहीं मानता है कि हम इनके साथ रहे हैं, हम इनकी नेचर जानते हैं। हम तो नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, कोई थर्ड पर्सन करेगा तो है। बस हम इतनी हेल्प कर सकते हैं, हम इनको चुप छुपाते यहाँ से निकलवा दें, अगर आप तैयार हो इनको निकालने। तो मेरे फादर ने ना कुछ, हाँ मैं अपनी कोठी में ही था। तो मेरे फादर ने ना, जब उनका, मैं इकलौता लड़का हूँ, कौन माँ बाप है, आपके भी बच्चे हैं, आपके बच्चे के बारे में कोई कहे कि वो तेरे को मार देगा, तो और भी इतना शक्तिशाली आदमी, क्या आप उस टाइम को सोचोगे, अगर भाई इसको काट निकालो यहाँ से, जो होगा देखा जाएगा। तो मेरे को और मेरी मदर को और मेरी फैमिली को उन्होंने निकलवा दिया रातों रात। और मेरे को, मैं पंचकुला आ गया। पंचकुला मेरे मामा जी रहते हैं, उनके पास आ गए। तो उसके बाद हमने मकान किराए पे लिया 11 की जुलाई में मैंने डेरा छोड़ के पंचकुला आ गया। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, आ गया, मैंने किराए पे मकान ले लिया और मेरे फादर और मैं वहां जाके सामान भी उठाने गए। उसमें भी एक बहुत बड़ी परेशानी हमारे सामने आई। उन्होंने कहा कि हम सामान नहीं उठाने देंगे, आपको जाने नहीं देंगे यहाँ से। और क्योंकि कुछ, थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूँ कि मेरे
दादाजी एमएलए थे, घरोंडा के रहने वाले, करनाल पानीपत के बीच में। हम एक मानी हुई फैमिली थी, बहुत प्रॉपर्टी थी। तो हमने जब बाबा के कंटेक्ट में रहे तो मेरे फादर ने अपनी सारी प्रॉपर्टियां बेच के डेरे में इन्वेस्ट कर दी। जो उनकी फैक्ट्रियां लगी हैं या बाबा ने जहां जहां कहा, करनाल में मेरी कोठी थी 500 गज की, वो भी हमने सारी वहां इन्वेस्ट कर दी। तो जब वो इन्वेस्टमेंट करी तो कुछ डेरे की जमीनें मेरे नाम थी। जब फैक्ट्रियां लगाई तो मैं प्रोपराइटर था, तो उस टाइम जमीन मेरे नाम होगी, हमने पैसा भी लगाया था। तो कुछ रजिस्ट्रियां मेरे नाम थी, कुछ फैक्ट्रियां मेरे नाम थी। वो कहने लगे पहले आपको ये हमारे नाम करानी पड़ेगी अगर यहाँ से जाना है तो। आप 2011 में वापस गया, आपकी जान को खतरा जी। और आप फिर वापस लेना गए अपना संभाले, तो आपको तब जान का खतरा नहीं लगा? हाँ जी। तब आपको जान का खतरा नहीं लगा? कुछ मेरे कागज थे, मेरे बिना वो मेरे फादर नहीं ला सकते थे, मुझे जाना पड़ा। हाँ। तो आपको उस दौरान बताया है कुछ? उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आपको ये रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। वहाँ एक राकेश साधु है, डेरे का बाबे का राइट हैंड है, वो आज भी है। उसने मेरे पास एक पिस्तौल भी रख दी कि अगर आप रजिस्ट्री नहीं करा के जाओगे तो हम आपको जाने नहीं देंगे। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे फादर पापा कहने का जो आपने नाम कराना है, कोई एक्स्ट्रा भी कुछ नाम कराना हम करा के जाने। उस डेट को हमने रजिस्ट्री कराई है, वो कहता वो रिकॉर्ड पे है। वो डेट मेरे को इस टाइम थोड़ा ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं, 15/7, ठीक है। तो वो हुई, तो उसके बाद चलो हम ले गए सामान। तो उसके बाद क्या हुआ, डेरे ने मेरे मकान के बाहर एक 4-5 बंदों की टीम बिठा दी, क्योंकि मेरे घर के सामने एक पार्क था, 15 सेक्टर में मैं रहता था, पंचकुला में। तो टीम बिठा दी जब उन्होंने, तो वो क्या करते थे, जैसे मैं घर से अगर निकलता था, सारा दिन तो घर में भी नहीं रहा जा सकता, मैंने एक पर्सनल पीएसओ रख लिया जाते कि मुझे पता था ये काम होएगा, गड़बड़ होएगी। मैंने पर्सनल पीएसओ रख लिया। तो एक आधी बार जैसे मैं कभी 2 या 4 दिन में थोड़ा सा जब मार्केट तक ही जाना है, कोई सामान लाना, तो मैं देखूं कि मेरे पीछे मोटरसाइकिल मूव कर रही है। तो मुझे शक हुआ कि बंदे तेरे पीछे हैं। मैंने गाड़ी रोकी तो वो भी रुक गए। तो ऐसे करते करते एक दिन मैंने देखा कि 2-3 मोटरसाइकिल हैं, और मैंने फिर एसपी को इन्फॉर्म करके 7 बंदे अरेस्ट करा दिए डेरे के। हाँ, अरेस्ट हुए, डीडीआर कटी है, सब कुछ हुआ है। अरेस्ट हुए तो एसपी ने मुझे बुलाया, और उनके पास से एक डायरी पकड़ी गई जो लिखित थी, पीछे रिकॉर्ड था। डायरी वही चल रही थी, बंदे डेली बदल रहे थे, मतलब जॉब लग गई उनकी। उनको पूछा गया, उनके गले में लॉकेट था, अभी आप इनके पीछा क्यों कर रहे हैं और आप इनकी रैकी क्यों कर रहे हैं? कहते हमारे को तो डेरे ने ड्यूटी लगाई है कि इनका देखना है कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, वो हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं इनका। अच्छा, वो डायरी में लिखते थे कि आप कितने बजे कहाँ हाँ हाँ हाँ। अगर मैं अपने मामा के घर गया कि 3:05 पे उसमें लिखा कि अपने मामा के घर गया, बाजार गया तो यहाँ लिखा है। इस टाइप की वो डायरी उनसे पकड़ी गई। पुलिस ने सीधा कह दिया कि भाई अब तो ये गड़बड़ है, ये इसको मारेंगे और कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी बहुत बड़ी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेरे को उसी टाइम अवेलेबल करा दी। हाँ जी। ये जो गुफा की बात आती है बार-बार, ये गुफा हकीकत में है कि नहीं? वैसे भी आपने भी जिक्र किया 2 बार गुफा। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो गुफा का जिक्र मैंने हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन में 2011 में भी करा। उस टाइम क्या था कि ऊपर एक कमरा हुआ करता था, बीच में एक कमरा था, और एक ग्राउंड लेवल पे कमरा गया, उसके नीचे एक हॉल था काफी बड़ा, और उसके ऊपर एक हॉल था इधर, जिसमें हमारे फैमिली के, बाबा के फैमिली के कमरे बनाए गए थे। वो क्या हुआ, जब मेरा हाई कोर्ट में मैंने सारा डिस्क्रिप्शन दिया, तो वो उसके बाद उसने डिसमेंटल कर दिया सारा, जमीन से लेके बिल्कुल खत्म कर दिया। और अब जो गुफा बनी है वो सारी नई है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि वहाँ क्या बना। वो आश्रम को खुलता था, साध्वी आश्रम को, उनका पहले भी गेट हुआ करता था, मुझे पता है। नए डेरे की बात कर रहा हूँ मैं, मेरी कोठी भी नए डेरे में थी। मुझे और हथियार का तो नहीं पता, पर मुझे ये कंफर्म हूं मैं 100% कि बाबा हर टाइम अपनी गाड़ी में कहीं भी मूव करता था तो एक पेटी में एक हथियार हुआ करता था, और जिस भी गाड़ी में बैठता था उसका सेवादार वो पेटी उसकी गाड़ी में रखता था। ये मैं कंफर्म हूँ। चलो थोड़ा शॉर्ट करते हैं, उसके बाद सारा कुछ हो। फिर मेरे को सबने सलाह दी कि अगर आपने अपनी जान बचानी है तो आपको बोलना पड़ेगा इसके बारे में, आपको बताना पड़ेगा आपके साथ क्या हुआ। तो मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली और साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और इंडिया टीवी ने मेरा लाइव इंटरव्यू लिया। ये इकट्ठा 2-3 दिन में हुआ। उसका खामियाजा मेरे को इतना भुगतना पड़ा कि मैं 5 साल परेशान हुआ। माफी क्यों मांगी वो मैं अब बताना चाहूंगा।
सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर किसी के काबू कोई लड़की है और उसकी फैमिली है तो दहेज का केस तो बड़ा ऑटोमेटिकली 1 सेकंड में डल जाता है। जबकि मेरी जो दहेज का केस मेरे पे डला वो 12 या 13 साल के बाद डला, मेरी शादी के बाद। वो बनता ही नहीं था किसी तरह से। वो दबाव में इन्होंने, एमपी के इलेक्शन चल रहे थे हरियाणा में उन दिनों, जब ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनकी बहुत ज्यादा बदनामी हुई, क्योंकि मैं भी मेन बंदा था बाबा का लड़की दामाद के रूप में। वो लड़की वहां रह रही थी बाबा के साथ, तो संगत के मुंह में क्वेश्चन तो था, पर राजा को काना तो कोई भी नहीं कह सकता। वहां पूछ नहीं सकता था कि ये लड़की क्यों रखी है और उसका परिवार क्यों चला गया, पर क्वेश्चन सबके मन में था बहुत बड़ा। तो उसमें क्या हुआ, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया। मजबूरी क्या थी आपको? हाँ, मैं मजबूरी माफी मांगने की बताता हूँ। तो मेरे पे एक दहेज का केस कर दिया गया, जिसमें मेरे फादर, मदर और मेरे को तीनों को इन्वॉल्व किया गया। हमें पता चल गया 2-2.5 महीने हम लोग भागते रहे, जैसे आज हनीप्रीत भाग रही है, बहुत भागे हम भी। हमने भी बहुत ठिकाने बदले, क्योंकि डेरे के इतने फॉलोअर्स थे हमारे को ढूंढने में। पुलिस का इतना रोल नहीं था उस टाइम, पर डेरे के इतने फॉलोअर्स थे, खाली बैठे थे, डेरे की गाड़ियां, डेरा का पैसा, किसी का क्या लग रहा, भागते फिर रहे थे वो भी हमारे पीछे। तो हमारे रिश्तेदारों ने हमारी बड़ी हेल्प करी उस टाइम, पैसा भी दिया, सब कुछ किया। हम तो बिल्कुल र्यून थे, हमारे को तो उसने खाली भेजा था वहां से। वहां पे कोई पैसा नहीं था उस टाइम, क्योंकि जो था इन्वेस्टमेंट सब वहां थी। तो वो दहेज का केस मेरे पे हुआ, तो 2.25 महीने बाद जाके जज ने या एडीजी ने, उन्होंने मुझे जमानत दी, मेरी पूरी फैमिली को, कि भाई ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का काउंटर ब्लास्ट है, ये डेरे का काम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है, इसलिए इन पे दहेज का केस डाला गया। वो आप ऑर्डर की कॉपी में आपको दे सकता हूँ, पढ़ सकते हैं सारे बाद में। मैं वहां से निकला, जो डेरे के वकील खड़े थे, अभी मैं कोर्ट रूम से बाहर आया हूँ, वो उस टाइम कहते चलो यहाँ से बच गया, दूसरी तैयारी करते हैं। उन्होंने कहा लिटरली ये बात। मैं और पापा समझ गए कि भाई ये कुछ और करेंगे। थोड़ा सा इसको शॉर्ट में, थोड़ा सा एक बीच में बात और बताना चाहूंगा। जो ये 2.5 महीने का, 2.25 महीने का प्रोसीजर था, वहां पे एक सांगला जज आए उस प्रोसीजर के दौरान। उनकी नेचर थी कि भी जो दहेज का केस आता था वो दोनों पार्टी को बुला के कंप्रोमाइज कराना चाहते थे। तो उन्होंने मेरे को भी टेम्परेरी जमानत दे के हफ्ते की, और उस लड़की को भी बुला लिया और मुझे भी बुला लिया, अपने बैक रूम में बुला लिया। उसने पूछा भी हाँ लड़की से भी बोल, क्या चाहती है, क्या सिस्टम है। मैंने कहा, मैंने फोटो में दिखाई भी है, बाबा की लड़की है, देखो लैपटॉप में दिखाई, डेरे की सच्ची शिक्षा। वो मुकर की कहती है मेरी फोटो नहीं है, ये सब बनाई हुई है। तो जज साहब को भी समझ में आ गया कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा हवाइयों में है, ये काबू आने वाली चीज नहीं। उसने कहा तू बेटा तू बाहर जा। मेरे को कहने लगी, उससे जो मेन बात मैं भूल गया, वो कहने लगी, उस लड़की से पूछा भी तू चाहती क्या है, भाई तुम्हारी नहीं बनती तो तुम तलाक ले लो, काम खत्म करो, किस चीज का झगड़ा है। वो कहती थी तलाक तो दूर की बात है, पहले इसको जेल कराऊंगी, विश्वास गुप्ता को, फिर ये माफी मांगेगा और फिर हम सोचेंगे हमने करना क्या है। वो कहती तू बाहर जा। उसने उसको बाहर भेजा। मेरे को कहने लगी बेटा ये तो गड़बड़ है सारा काम, मैं देखती हूँ मैंने क्या करना है, तू भी जा। तो जज साहब उधर से आए, हम लोग उधर से गए। उन्होंने क्या किया कि ड्यू टू सम पर्सनल रीजन आई कांट टेक अप दिस केस। गोट फोर्थ सेशन कोर्ट को लिख दिया कि मैं नहीं ये केस करती। उसको लगा कि भाई लड़का भी सच्चा है और हो सकता है उधर से भी कोई सेट हो, तो उन्होंने वो खत्म ही कर दिया। तो चलो छोड़ते हैं, वो मेरी जमानत होगी उस केस में। तो हम लोग पंचकुला आ गए। इन्होंने क्या करा, मेरे पास एक सीड फैक्ट्री का प्रोप्राइटर था मैं उन दिनों जब मैंने डेरा छोड़ा। उसकी चेकबुक क्या हुआ करती, जैसे 100 की लीव की चेकबुक है, मैं पूरी की पूरी साइन करके छोड़ता था, क्योंकि मैं तो डेरे के साथ बाबा के साथ रहता था, मेरे पास कोई फैक्ट्री संभालने का टाइम नहीं होता था। हमने ससुरों में पापा के साथ रहना होता था, तो वो उनके मैनेजमेंट के पास कह लो या जो फैक्ट्री ओनर है उनके पास संभालते थे, जो संभाल रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उसमें से एक चेक फाड़ा, 25 लाख का अमाउंट भरा और एक मोहल्ली के सत्संगी को दे दिया, उनका सत्संगी था। उसने वो कोर्ट में लगा दिया और FIR करा के मिल मिला के मैं पानीपत शिफ्ट कर गया। इन बिटवीन मैं बता दूं, मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि हम सब पानीपत घोंटा के रहने वाले हैं, भी आप वहाँ अकेले पड़ रहे हो, आपका कल्ला मामा रहता है, कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, आप लोग यहाँ शिफ्ट कर जाओ। तो हमारी सारी फैमिली साथ है, अगर कोई जरूरत पड़े तो 10 बंदे खड़े तो हैं आपके साथ। तो हम लोग वहाँ शिफ्ट कर गए इन द मीन टाइम। तो उन्होंने क्या करा, वो मुझे पानीपत, एक दिन मैं अपने घर में बैठा था, मोहल्ली पुलिस मेरे घर पे एंटर हो जाती है। मैंने ही दरवाजा खोला, मेरे घर पे कैमरे लगे हुए थे, मैंने कैमरे में देख लिया कि भाई पुलिस खड़ी है बाहर। चलो दरवाजा खोल दिया, वो लोग अंदर आ गए, कहने लगे जी ऐसे ऐसे ये तो FIR है और इसको अरेस्ट करना है, इसने धोखाधड़ी कर रखी है। मेरे फादर ने उनको सारी कहानी बताई कि भाई ये तो डेरे का काम है और ये तो सिस्टम कुछ और है, हमने कोई धोखाधड़ी किसी के साथ करी नहीं, ना हम इस बंदे को जानते कौन है क्या है, आई डोंट नो।
वो कहने लगे जी अब तो चलो कोई मजबूरी है, और हमें पता नहीं था कि मैं तो अभी शिफ्ट मेरी ट्रांसफर हुई है, जो पहले एसएचओ था वो कर गया। अगर मुझे पता होता कि डेरे का काम है तो मैं आपको आता ना अरेस्ट करने। चलो नो हाउ कि अब मैं तो यहाँ आमद भी डाल चुका हूँ पानीपत में, तो मुझे ये लड़का तो लेके जाना पड़ेगा अपने साथ। तो चलो मेरे फादर कहते कोई बात नहीं, आप ले जाओ इसको, मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप ले जाओ। तो उन्होंने इनोवा गाड़ी लेके आए हुए थे, मुझे उन्होंने गाड़ी में बिठाया, सर्दियों के दिन थे। जो जिसने चेक डाला था मेरे खिलाफ वो उस पुलिस को घर दिखाने आया साथ में, और मेरे घर के बाहर का मॉल उस टाइम ऐसा था कि डेरे के सारे समर्थन खड़े थे कि कहीं से विश्वास निकल के भाग ना जाए अगले पिछले गेट से। और रास्ते में जब उन्होंने मेरे से कहानी सुननी शुरू करी, जो भी ऑफिसर था उसके आंखों में से आंसू आ गए कि भाई इतना बुरा हुआ और हम तो गड़बड़ हो गई। और इन द मीन टाइम क्या हुआ, जिसने मेरे खिलाफ चेक बाउंस का केस डाला था वो भी साथ चल रहा था, उसका फोन आ गया उसके साथ जो बंदे थे कि सर हमारी तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उस बंदे के टांग पे फ्रैक्चर हो गया। उस बंदे ने, जो ऑफिसर था, उसके मुंह से एक ही चीज निकली कि भैया उसको तो भगवान ने फल दे दिया और अब हमारा क्या होगा, मैं नहीं पता। मैंने उनको कहा, मैं कहा सर आपने जानबूझ के तो कुछ किया नहीं, जिसने किया उसने फल दे दिया उसको, पर आपका तो कोई कसूर नहीं। पर वो इतना बेचैन हो गया कि भी मैं इस बंदे का करूं क्या, अब लेके जाऊं कि छोड़ूं। उसने एसएचओ को लगातार बात करता रहा, डीएसपी से, बाकी ये तो गलत बंदा उठा लिया हमने, गड़बड़ हो गई है। वो कहने लगे चलो अब तो कुछ नहीं है, तो चलो शॉर्ट करते हैं। मुझे वहाँ थाने में ले जाया गया, उन्होंने मेरे साथ तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करा, भाइयों वाला ट्रीटमेंट किया, उनको कहानी समझ में आ गई। उन्होंने मेरे को पेश किया, 2 दिन का जो रिमांड होता है, वो जो फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी हुई। निचली कोर्ट ने मुझे जमानत नहीं दी क्योंकि डेरे वाले वकील अड़ गए सारे आके, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, सब वकील थे डेरे के वहाँ खड़े मेरे खिलाफ, वो